आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें ज़्यादातर अवेयरनेस पैदा करना है आवाम में, लोगों को पता लगे कि डर्मेटोलॉजी क्या होती है। डर्मेटोलॉजिस्ट वो होता है जिसके पास वो हुनर हो कि वो 4000 से ज़्यादा स्किन डिजीजेस को वो ट्रीट कर सके। डाइट का कितना बड़ा रोल है आपकी स्किन अच्छे या बुरा होने का? अगर आप अपनी डाइट में कार्ब्स को कम कर दें, फ्राइड आइटम्स आप नहीं खाएं और फ्रूट्स लीफी वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ग्रिल्ड खाने खाएं कंपेयर टू फ्राइड, तो और बाहर के खाने अवॉइड करें। अगर आप मुझसे पूछें कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं एक चीज़ ही बस अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगी सन ब्लॉक। और क्या हम अपनी स्किन जापानीज, कोरियन एंड चाइनीज की तरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कोरियंस की स्किन इतनी अच्छी क्यों है? इसके कुछ फैक्टर्स हैं। एक तो उनके जेनेटिक फैक्टर्स इस तरह के हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी स्किन नेचुरली थिक है। अपने बॉडी स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन करने चाहिए जनरली? कि अगर किसी की नाक मोटी है या फिर किसी का रंग डल है तो उसको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने की भी ज़रूरत होती है कि नहीं, जैसा भी हूँ मैं परफेक्ट हूँ। वो जो घरेलू टोटके होते हैं वो अप्लाई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो सदियों से आजमूदा है? कुछ ऐसे घरेलू टोटके हैं जो कि आपकी स्किन को नुकसान दे सकते हैं फायदे के बजाय। उपटन का जिक्र करें, हर शादी से पहले अप्लाई किया जाता है और वेरी कॉमन। मैंने उससे कभी कोई खास रिजल्ट तो नहीं देखा, इनफैक्ट इरिटेट ही हुई होती है और एक्सेसिव ड्राई सी स्किन हो जाती है। व्हाइटनिंग क्रीम से वाकई में लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आता है कि गोरा रंग कर देती है, या इंजेक्टेबल ज्यादा इफेक्टिव होते हैं? अगर कोई ऐसी क्रीम जो आपको क्लेम करती है कि कुछ दिनों में गोरा कर देगी तो ये एक अलार्मिंग साइन है। खूबसूरती के हजार चेहरे, रूप के हजार रंग, चांद देखे तो छुप जाए, सूरज देखे तो पिघल जाए। खूबसूरत हो, कम शक्ल हो, नाक मोटी हो या सर पे बाल ना हो, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन आजकल के लोग क्लिनिक्स में इतना बदल देते हैं कि वो हसीन नजर आते हैं, हुस्न का इम्तिजाज नजर आता है। तो यही डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माहनम अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आपने बहुत दिनों में हमें टाइम दिया, लेकिन बिला खैर हम कामयाब हो गए। आपने जो इतनी एफर्ट्स की हैं, 10 इयर्स आपका तजर्बा है और काम किया, देखने से तो लगता है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत सक्सेसफुल हैं। 3 जगह आप कंसल्ट करती हैं, तो उसमें आप बताएं कि आपने अपने करियर की बिगनिंग कहाँ से की? इनिशियल ब्रीफ अप हमें दिया। जी श्योर। अच्छा, सबसे पहले मैंने MBBS किया था, वो नवाबशाह से किया था। उसके बाद मैंने हाउस जॉब की, वो भी नवाबशाह से ही की थी। उसके बाद मैंने अपनी डर्मेटोलॉजी की ट्रेनिंग स्टार्ट की और उसका एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग गवर्नमेंट सेटअप में भी और प्राइवेट सेटअप में। आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें ज़्यादातर अवेयरनेस पैदा करना है आवाम में, लोगों को पता लगे कि डर्मेटोलॉजी क्या होती है, एस्थेटिक्स क्या होती हैं, कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। और जिस तरीके से हमें पता है कि हमारे माशरे में साइकोलॉजी को लेके एक से एक साइकेट्रिस्ट आके बैठ गया, उन्होंने अपने क्लिनिक्स खोल लिए हैं। इसी तरीके से आपकी फील्ड के अंदर भी नॉन क्वालिफाइड बहुत सारे एस्थेटिशियंस हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो स्किन का, मर्ज का और जो भी उनके पास मरीज आते हैं उनसे वो हैवी चार्ज करते हैं और उनका ट्रीटमेंट ख़राब हो जाता है। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट क्या कर रही है, आगे क्या प्लान है उसकी, और आपकी इस बारे में क्या राय है? जी, इसमें मैं ये कहूँगी कि ये जो आपने बात की है ना कि कोई भी आके एस्थेटिक क्लिनिक खोल रहा है विदाउट लाइसेंस या वो फेक लाइसेंस पे अपना क्लिनिक रजिस्टर कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और आप कराची में अगर निकलेंगे ना तो एक स्ट्रीट पे आपको 3-4 क्लिनिक्स एस्थेटिक के मिल जाएंगे, खासतौर पर डिफेंस और क्लिफ्टन में। तो ये तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पाकिस्तान में और इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड होता जा रहा है। तो इसमें ये है कि मैंने काफ़ी देखा है कि सलॉन्स पे भी एस्थेटिक्स हो रहा है आजकल, और इवन मैट्रिक पास लड़कियां भी एस्थेटिक क्लिनिक्स ओपन कर रही हैं, नर्सेज ओपन कर रही हैं, जो कि दे आर नॉट अलाउड टू ओपन द क्लिनिक्स। तो ये तो बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम आ गया है हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से पेशेंट्स सफ़र कर रहे हैं और पेशेंट्स ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि डर्मेटोलॉजी क्या है और एस्थेटिक्स क्या है। हाँ, ये इस पे भी टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगी, पर इसमें आपने पूछा कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है।
तो इस पे मैं आपको ये बोलूँगी कि इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है और पब्लिक अवेयरनेस, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और हॉस्पिटल्स क्या कर सकते हैं, और तीसरी ये कि हॉस्पिटल्स क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि उन्हें पीएमडीसी जो कि रेगुलेटिंग बॉडी है, जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, उनको आगे स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, और उन्हें जो पीएमडीसी लाइसेंस एक डॉक्टर को मिलता है प्रैक्टिस करने का, डर्मेटोलॉजिस्ट को, वो लाइसेंस नंबर आपको मतलब जो इश्यू करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट को, उस पे उन्हें देखना चाहिए कि अगर क्लिनिक को रजिस्टर किया जा रहा है तो वो डर्मेटोलॉजी का है या एस्थेटिक, क्योंकि अगर आपने डर्मेटोलॉजी का नाम लिख दिया है उस पर और आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप कैसे उसको ओपन कर सकते हैं। तो पीएमडीसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इस चीज़ में, और वो उसको एम्फसाइज कौन करेगा, लोकल गवर्नमेंट। तो ये इंटरकनेक्टेड है। ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट ये कर सकती है कि इस तरह की कोई एप्लीकेशन लॉन्च करे, पोर्टल लॉन्च करे, जिसमें लोग कंप्लेन कर सकें इस हवाले से कि वो क्लिनिक की पिक्चर अपलोड कर दें, या वो जो है पीएम ये बता दें कि इस डॉक्टर के पास लाइसेंस नहीं है या उसके पास पीएमडीसी नंबर नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। उसमें गवर्नमेंट का मैंने ये सुना है कि अब वो ऑडिट शुरू करेगी और ईच क्लिनिक का करेगी और उसमें कैटेगराइज करेगी, और सिर्फ ये नहीं, उसके अंदर उनको एफबीआर में भी रजिस्टर करेगी। यानी जो ज्यादातर डीलिंग है, जो फीस होती है वो ज्यादातर जाहिर है कैश डीलिंग होती है, तो वो उसको कहेंगे जी रिसीट करें और वो करें सारा, और उनके एनुअल रिटर्न्स वगैरह वो तो जैसे भी जमा कराते हैं, बट वो एक्चुअल नहीं होते। That's true. हाँ, तो ये वाली बात कि जो एफबीआर पे रजिस्टर होना चाहिए, और तो ये अच्छे क्लिनिक्स तो वैसे भी अपना टैक्स पे कर रहे हैं जी। ठीक है, पर ये जो आप कह रहे हैं कि रेट्स वगैरह पे भी ये किया जाएगा इस तरह से कि रेट्स किसी के अलग हैं किसी के अलग हैं, तो वो एक तो गवर्नमेंट को ये एक पूरी चेन है, ये इस तरह नहीं कंट्रोल की जा सकती। कैसे नहीं कंट्रोल की जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान में अगर एक मशीन आ रही है ना, तो उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जैसे बाहर कंट्रीज में ये है कि भाई ये कंपनी की मशीन वो इंपोर्ट करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे, पर हमारे यहाँ 3rd क्लास मशीन भी होगी ना, तो वो भी अलाउड है इंपोर्ट करना। समझ रहे हैं? हाँ जी, अगर आप एक सस्ती अगर आप एक सस्ती मशीन रख रहे हैं और उससे आप लेजर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके चार्जेस तो डेफिनेटली डिफरेंट होंगे कंपेयर टू अ हाई कॉस्ट मशीन। तो ये पूरी चेन है। अगर आप एक क्लिनिक का दूसरे क्लिनिक से सेम रेट कर देना, ये भी मुझे नहीं समझ आता कि सेम तो नहीं हो सकता ना सबका ओवरऑल। सही इसलिए भी नहीं हो सकता कि आपका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आफ्टर 30 इयर्स जाहिर है आपका एक्सपोजर ज्यादा होगा, तो उसके बाद वहां भी आप क्या डिटरमिन करेंगे उसमें। और अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर जो हैं अदर देन योर फील्ड वो जाते हैं, तो कोई जो स्पेशलिस्ट है वो 2,000 रुपए लेता है, और अगर आप वही साउथ सिटी वगैरह में चले जाए वो 6,000 रुपए वो कंसल्टेंट चार्ज कर रहे होते हैं। तो अगर रेगुलराइज करेंगे तो फिर उनके हॉस्पिटल्स वगैरह उनके हिसाब से एक्सपेंस होते हैं, और उसी हिसाब से क्लिनिक्स में फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। जाहिर है अगर आप सारे प्रोसीजर के 5,000 चार्ज करें और आपका क्लिनिक जो A1 ग्रेड हो और उसमें 5 स्टार फैसिलिटीज और बेहतरीन मशीन्स अवेलेबल हों, तो वो आपके लिए वायबल ही नहीं है उस हिसाब से। बिल्कुल ऐसे। और यही अगर जाके आप एक क्लिनिक खोलें औरंगी टाउन में, बहुत सारे वहाँ भी हैं, तो वहाँ तो वो 5,000 रुपए भी फीस बहुत ज्यादा समझी जाती है, और उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं होती। उनको मेडिसिन भी फिर वो उसी हिसाब से देते हैं। और तो एक और मेरा क्वेश्चन था कि जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं उसमें और आपकी उसमें फील्ड में क्या फर्क है? देखें, डर्मेटोलॉजी का एक हिस्सा है एस्थेटिक्स, पर हाँ उसमें आपको अलग से कोई कोर्स करने की नीड होती है ताकि आप उसमें ज़्यादा बेहतर काम कर सकें। ठीक है, अब डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी में फ़र्क क्या है? डर्मेटोलॉजी जो है वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट वो होता है जिसके पास वो हुनर हो कि वो 4,000 से ज़्यादा स्किन डिजीजेस को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एस्थेटिक्स, बट स्किन डिजीजेस को वो ट्रीट कर सके। ठीक है, उसके पास सारी नॉलेज होती है, वो मतलब वो हर तरह की डिजीज को, स्किन हो गया, हेयर हो गया, नेल, या जो है ओरल म्यूकोजा, ओरल कैविटी, या कोई भी म्यूकोजा है, ओरल नेजल या जेनाइटल म्यूकोजा, इनकी डिजीजेस को वो ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए डर्मेटोलॉजिस्ट, पर इनकी ही डोमेन में आता है एस्थेटिक्स भी। ठीक है, अब जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियंस हैं
तो उनका ये है कि वो सिर्फ एस्थेटिक को डील कर सकते हैं, मतलब कि जैसे बोटॉक्स फिलर हो गए, लेजर्स हो गए, तो ये पर एक बात ये कि आपको एस्थेटिक फिजिशियन बनने के लिए भी प्रॉपर कोर्स करना होता है, जो कि यहाँ नहीं हो रहा और इस तरह से प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, मुझे बताएं, आप जिन्ना में बैठती हैं जी, तो वहाँ डर्मा के बहुत पेशेंट्स आते हैं जी। उसके बाद आप अपने एस्थेटिक क्लिनिक में आती हैं, DHA में या दारू सेहत में, तो उन दोनों को आप बैलेंस कैसे करती हैं? वहाँ तो आपके पास बहुत इंटेंस किस्म के और बहुत सीरियस पेशेंट आते हैं स्किन के जो क्योर भी नहीं हो सकते, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करने में आपकी ज़्यादा एनर्जी लगती है और आपकी जितनी भी एक्सपीरियंस है, जबकि यहाँ आके बिल्कुल एक्सपीरियंस डिफरेंट है, तो उसको कैसे बैलेंस आउट कैसे करती हैं? देखें, जो मैं जिना में प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, वो तो मैं कहूँगी कि वो ही मेरा मेन ऐसी चीज़ है जिसने मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, और उसी की वजह से जो है मैं कहूँगी कि मैं हर तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर सकती हूँ। ठीक है, अब JPMC में डेफिनेटली मेरी एनर्जी भी ज़्यादा लगती है, तो मुझे अपना मेंटल एंड फिजिकल दोनों यूज ज़्यादा करना, तो अफोर्ड कर पाती हैं वहाँ? कर लेती हूँ, डेज आवर्स गुजारने के बाद फिर आके अपना क्लिनिक लुक आफ्टर करें। हाँ, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्रेसफुल होता है वो? नहीं, हाँ स्ट्रेसफुल तो होता है। हाँ, अब अगर आप डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़ाहिर स्ट्रेस तो लाइफ में आता है, बट जो एक आप आई वुड से कि जो मज़ा है एक डिजीज़ को क्योर करने का, एक पेशेंट जो कि ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि उसकी डेथ हो सकती है, आप उसको ठीक कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज आपके लिए क्या हो सकती है? जो फेक किस्म के क्लिनिक्स हैं तो उनके बिगड़े हुए केसेस भी आपके पास आते होंगे, तो वो किस किस्म के होते हैं? एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। एस्थेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह होते हैं कि किसी को बोटॉक्स गलत लगा दिया गया है, तो उनका लिप जो है वो ड्रूप कर गया है, किसी की आईलेट ड्रूप कर गई है, किसी की आईब्रो ड्रूप कर गई है, इस तरह से डिफरेंट जो है केसेस होते हैं। या फिलर जो है वो रॉन्ग प्लेस कर दिया गया, उसकी टेक्निक सही नहीं थी, उसकी डेप्थ सही नहीं थी, तो इस तरह तो बहुत, ये तो बहुत कॉमन है। वो प्रैक्टिस से आता है या नॉलेज से आता है या दोनों का कॉम्बिनेशन होता है? मतलब कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं? करेक्ट एंगल से जो इंजेक्ट किया जाए और कितनी मिकदार दवाई की इंजेक्ट की जाए, लगाई जाए, और कब लगाई जाए, उसकी स्किन की सेंसिटिविटी क्या है, वो सारा ऑब्जर्व करना होता है ना। पता लगा उसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, उसमें आप और उसको इंजेक्ट कर दें तो वो, ये बिल्कुल सही। इसमें देखिए नॉलेज भी आपको चाहिए और साथ में आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए डेफिनेटली, तभी आप एक पेशेंट को सही से ट्रीट कर सकते हैं, तो कॉम्बो है डेफिनेटली। आजकल ड्रामास में अक्सर देखने में आता है, मूवीज में देखते हैं कि आपकी फील्ड से थोड़ा सा हटके है, बट इट्स पर्टेनिंग टू प्लास्टिक सर्जरी। उसमें क्या होता है कि कुछ चिन इन्हांसमेंट होती है, उसमें वो ज़्यादा कर देते हैं। मैंने एक आध शायद आपसे भी जिक्र किया था, अच्छी खासी खुश शक्ल हीरोइन थी और उसने चिन बहुत ज़्यादा ओवरडन कर दिया, उसका ओवरडू था। तो वो उसमें डॉक्टर की गलती होती है या फेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है या पहले वेट लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से वो प्रोमिनेंट हो जाती है, ये डॉक्टर इस बात का ख्याल नहीं रखते? देखें, इसमें मैं ये कहूँगी, ये जो आपने कहा प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड है, तो नो, ये डर्मेटोलॉजी से भी रिलेटेड है क्योंकि ये एस्थेटिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब इसमें ये दो फैक्टर्स आते हैं। आपके पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसकी डिज़ायर क्या है, क्या वो चाहता है कि चिन उसकी वाइड हो और प्रोमिनेंट हो, कितनी वाइड और प्रोमिनेंट कराना चाह रहा है। पर एक अच्छे डॉक्टर को ये पता होगा कि उसको कहाँ स्टॉप करना है। अगर आपका पेशेंट कह रहा है नहीं मुझे और ज़्यादा प्रोमिनेंट करनी है चिन और करनी है, तो अगर डॉक्टर को ये आइडिया है कि नहीं अगर मैं इससे ज़्यादा करूँगा तो इस पर अच्छी नहीं लगेगी, तो उसको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, उसको रिफ्यूज़ कर देना चाहिए। बट जो आपने मुझे केस शेयर किया था तो उसमें डेफिनेटली ये चीज़ नहीं की गई, मना नहीं की गई। और अब ये हो सकता है कि उनकी पेशेंट की खुद की डिज़ायर हो, पर डॉक्टर को एक आइडिया होना चाहिए कि इस पे इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट मैनली चिन थी ना, वो तो आपने मुझे भेजी थी जो मेल लुक दे रही थी। जी एग्जैक्टली ऐसे ही था। तो वो मेल लुक दे रही थी वो चिन और काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट, तो डॉक्टर को ये चीज़ उससे डिस्कस करनी चाहिए थी, काउंसलिंग करनी चाहिए थी कि अगर इससे ज़्यादा प्रोमिनेंट करेंगे तो वो मेरे हिसाब से तो जो नोज है उसकी सर्जरी सबसे डिफिकल्ट होती है। नोज सर्जरी हाँ बिल्कुल होती है। मैंने देखा है शिल्पा शेट्टी को, मैंने देखा है कि वो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे उसकी सर्जरी हुई थी और वो मेल फंक्शन कर गई थी। तो खाली मेरा ये वो नहीं था, और भी बहुत सारे हैं उनकी भी ये सेम राय थी कि हाँ ये गलत किया गया।
उट वाज इनिशियल स्टेजेस में थी। मेरे ख्याल से तो उसकी पूरी साइंस है, और मेरे ख्याल से तो एक डमी नाक बना के उसको दिखाते होंगे पहले कि भाई आपकी ऐसी हो जाएगी, उसके बाद फिर वो सर्जरी की जाए। जी जी ऐसा ही। अच्छा, इसके अलावा चिन भी अपलिफ्ट की जाती है, अगर वो ज्यादा कर दें तो उससे भी चेहरा बिगड़ जाता है, वो भी मैंने देखा है। और एज को यंग करने के लिए मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है कि वो बहुत ज्यादा ओवरडू कर लेते हैं, और जो पहले उनकी जैसी अपीयरेंस होती है उससे ज्यादा मज़ाक़-ख़ेज़ हो जाती है वो, और लेकिन फिर उन्हें बियर करना पड़ता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की होती है, या ऐसा होता है कि स्किन बाद में भी ज़रा डिफरेंटली बिहेव करती है, या उनकी ईटिंग हैबिट्स या फैट डिपोजिशन हो जाती है, उसकी वजह से वो ख़राब नज़र आती है? अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगी नहीं, अगर जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि ओवरडू कर देना, तो वो तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप एक जगह पे ओवर फिल कर रहे हैं जहाँ इतना फिलर रिक्वायर्ड नहीं था, वहाँ आप ज़्यादा फिलर लगा रहे हैं, चाहे आप पेशेंट की डिज़ायर के मुताबिक लगा रहे हैं या आप मिस जज कर रहे हैं कि इसको इतना ज़्यादा फिलर लगना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे रुकना है। तो उसमें मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि बाद में कोई ऐसा यूँ हो गया, बट हाँ डेफिनेटली फिलर विद टाइम स्वेल तो करता है, पर आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना, इंजेक्टर को पता होना चाहिए। तो मैं कहूँगी मेन ब्लेम तो फिर इंजेक्टर पे हो। अच्छा, इंजेक्शन की भी क्वालिटीज होती होंगी, कुछ अच्छा इफेक्ट करते हैं, कुछ देर में इम्पैक्ट आता है उसका। हाँ। तो उसके लिए आप कैसे आइडेंटिफाई करती हैं कि अब जो सस्ता वाला लगाएं हम इसको, तो वो देर में जाके होगा, क्योंकि आपके लिए पेशेंट तो सारे एक जैसे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, बट ये कि अफोर्डेबिलिटी तो क्वेश्चन है। तो क्या वो जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसका हक नहीं है कि वो एक्सपेंसिव वाला लगवाए, या उनके सिमिलर इफेक्ट्स होते हैं? नहीं, इसमें देखिए मैं ये करती हूँ कि अगर कोई पेशेंट है वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर देती हूँ। अच्छा, पर मैं लो क्वालिटी नहीं इंजेक्ट करती, क्योंकि वो उसको लॉन्ग रन में नुकसान ही देगा। जी हाँ, ठीक है। तो आपको ये डॉक्टर को हमेशा सोचना चाहिए कि वो क्या क्वालिटी दे रहा है पेशेंट को, आप अपना प्रॉफिट कम कर लें थोड़ा, इसमें क्या है, आप पेशेंट को तो सही चीज लगाएं ना। तो ये चीज जरूर आपको देखनी चाहिए। आजकल एक बहुत बड़ा मसला है, और वो लड़कों के साथ है। 30 से 35 साल में हमारे लड़के जो हैं वो बॉल्डनेस का शिकार हैं। आम इस्तिलाह में ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ, वो गंजे हो जाते हैं, या हेयर थिनिंग के इश्यूज हैं, और भी दूसरी डैंड्रफ होती है, उसको ओवरकम नहीं कर पाते। हमारे यहाँ तो जो बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं जी ऑयलिंग कर लो, ऑयल, हालांकि उससे कंट्रोल नहीं होता। हमारी शैम्पू की क्वालिटी बहुत ख़राब है, उसके साथ जो कंडीशनर हैं वो भी बहुत ख़राब क्वालिटी के, अच्छे अच्छे ऐड और अच्छी पैकिंग में वो सेल करते हैं, बस उसकी इम्प्लीकेशन बहुत ख़राब होती हैं। तो और फिर लड़कों के साथ उनकी शादी के मसले हो जाते हैं, फिर उन्हें अच्छी लड़की नहीं मिलती, या पढ़ी लिखी या खूबसूरत लड़की नहीं मिलती, लड़का गंजा है। तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए कि ऐसे प्रिकॉशंस लें या ऐसी चीज़ अप्लाई करें कि जिससे उनकी बॉल्डनेस कम हो सके या प्रोलॉन्ग हो जाए, मतलब आगे जाके देर में हो? देखें, एक तो आपने बोला कि 30 to 35 ईयर्स वाले लड़के बॉल्ड हो रहे हैं, बट नो, 14 साल के 18 साल के लड़के भी काफ़ी ज़्यादा उनकी फ्रंट हेयर लाइन रिसीड यानी पीछे हो चुकी होती है। तो ये तो अब इतनी एज में नहीं, ये तो बहुत ही टीनेजर्स में ये देखने को मिल रहा है। कुछ तो जेनेटिक भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ ये तो मैं इस पर बिल्कुल बात करूंगी। जैसे आज मंडे है, तो सैटरडे को मेरे पास एक क्लाइंट आता, वो था 18 ईयर्स का, उनकी लिटरली यहाँ तक हेयर लाइन जा चुकी थी। तो वो इतना यंग बॉय, और इसके कुछ फैक्टर्स हैं डेफिनेटली। जेनेटिक का तो बहुत मेन रोल है इसमें, ठीक है, जेनेटिक हो गया। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, धूप ज्यादा लग जाए, स्ट्रेस, या ज्यादा एसी के अंदर बैठे हैं तो ड्राई हो जाए, डैंड्रफ हो जाए, मॉइस्चर कम हो जाए। बिल्कुल, एक तो जेनेटिक टेंडेंसी हो, और स्ट्रेस, रात को देर से सोना, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। आप क्या, कौन सा शैम्पू लगा रहे हैं, कौन से कंडीशनर लगा रहे हैं, आप कौन से हेयर प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं स्कैल्प में, या आपको कोई आयरन, B12, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन डी, हार्मोन की कमी या ज्यादा होना भी होता है। जी, जेनेटिक पे जो मैंने बात की ना, उसमें ये कि देखें हार्मोन्स आपके या तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो सकता है, या तो बॉल्डनेस, ज्यादा से बॉल्डनेस हो सकती है, ज्यादा से हो सकती है, बिल्कुल। अच्छा। अब जेनेटिक में भी ये दो चीजें हैं कि या तो आपका हार्मोन ज्यादा है, या उसके रिसेप्टर आपके स्किन में ज्यादा हैं।
तो समझ वो रहे? जो हार्मोन्स है उनको बैलेंस हाँ। करने के लिए क्या करना चाहिए, हाँ। कौन सी डाइट यूज करनी चाहिए, कौन से मेडिसिन लेनी चाहिए? बिल्कुल। अब जैसे आपने बताया ना कि लड़कों का ये मसला, तो ये लड़कियों में भी बहुत ज्यादा जी। कॉमन है। ठीक है, तो अब आपने अब ये बात करें कि इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, तो इसमें कुछ टॉपिकल मेडिकेशंस यानी लगाने वाली मेडिसिन भी हैं और खाने वाली मेडिसिन भी हैं, साथ में प्रोसीजर्स भी हैं अलग। बट वो हेयर स्ट्रक्चर और स्किन स्ट्रक्चर देख के ही प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। डेफिनेटली उसके बगैर नहीं, उसके बगैर नहीं जी। ये नहीं कि आपने एक मेडिसिन बता दी या एक विटामिन बता दिया, इट अप्लाइज टू ऑल। और इवन आपको लैब टेस्ट भी करवाने चाहिए। अगर आप मेल की बात कर रहे हैं तो अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है तो अब ये जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी मेल पैटर्न बॉल्डनेस, ये बढ़ता किस वजह से है, जो मैंने और फैक्टर्स बताए ना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इनकी वजह से एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और बढ़ सकता है। तो इसमें फिर आपको टेस्ट भी कराने की जरूरत है, कहीं विटामिन डी तो नहीं कम है, थायराइड का कोई इश्यू तो नहीं है जिसकी वजह से ये पैटर्न और बढ़ रहा हो, स्ट्रेस तो नहीं है, रात को देर से तो नहीं सोता, और आयरन की कमी तो भी देर से सोने से भी हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, सारे केमिकल इम्बैलेंस होता है, स्किन खराब हो जाती है, रफ हो जाती है, तो हेयर स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है। ऐसा ही ऑयलिंग का कितना रोल है उसके अंदर, ये बताएं मुझे, और कौन सा ऑयल लगाना चाहिए जो जनरल अप्लाई किया जा सके? देखिए, ऑयल का तो बहुत अच्छा रोल है, और अगर आपको डैंड्रफ है तो आप बहुत ज्यादा ऑयलिंग नहीं कर सकते। ये भी एक जो मैंने पॉइंट मिस किया कि हाँ, डैंड्रफ होगी तो भी बाल ज्यादा गिरेंगे। और अगर ऑयली स्किन है और ऑयली हेयर है तो सूरत में क्या करें? और डैंड्रफ है और हेयर फॉल है। अब इसमें ये है कि आपके प्रैक्टिशनर को डैंड्रफ को ट्रीट करना है, और आपको ये गाइड करना है कि या तो फिलहाल जब तक डैंड्रफ है आप बिल्कुल ऑयलिंग कुछ टाइम ना करें, या आप सिर्फ हफ्ते में 2 बार आधे घंटे ऑयल लगाएं, इससे ज्यादा नहीं। और आप ऑलिव ऑयल तो बिल्कुल नहीं लगा सकते जब डैंड्रफ है आपको। अच्छा, हमारे यहाँ रूरल एरिया के अंदर या लो लाइंग एरियाज में, इवन सिटीज में भी जो सबर्ब्स होते हैं और पेरिफेरीज होती हैं, उसमें जाहिर है लोअर मिडिल क्लास की अक्सरियत है, वो स्कूल में भी जाते हैं बच्चे, उनके जुएं वगैरह होती हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है बालों के ऊपर, लड़कों के लड़कियों के इक्वली? हाँ। तो उससे भी हेयर फॉल हो सकता है, या कोई हेयर की डिजीज जमा हो सकती हैं? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखिए, हेयर डिजीजेज होती हैं पेडिकुलोसिस यानी लाइस की वजह से। ये खास तौर पे उन लोगों में जो निग्लेक्ट करती हैं मदर्स अपने बच्चों को, मतलब हाइजीन से रिलेटेड। तो इससे होता ये है कि जब लाइस होती है तो वहाँ पे फिर वो बैक्टीरिया जो है, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर आपको जाहिर सी बात है सर में जख्म बन जाते हैं, पस पड़ जाता है। तो ज्यादातर हाइजीन की वजह से होता है, या वो तो बच्चों के तो ट्रांसफर होती है, मतलब इन सेंस कि एक मदर को चेक करते रहना चाहिए बच्चे का सर, क्योंकि जाहिर है बच्चे कैच कर लेते हैं लाइस, कोई इसमें ये नहीं है, एक हाइजीनिक बच्चा भी कैच करेगा, पर मदर को लुक आफ्टर करते रहना है, वीकली चेक किया करें। एंटी लाइस स्प्रे और एंटी लाइस शैम्पूज वगैरह, बिल्कुल, तो वो जो है वो इफेक्टिव हैं या वो भी हार्मफुल है उसके लिए? देखें, क्योंकि उसमें एसिड तो होगा जाहिर है, और वो पॉइजन भी होगा, और उसके तो अच्छा इम्पैक्ट स्किन पे किसी सूरत नहीं आ सकता। नहीं, ऐसा नहीं है कि स्किन पे अच्छा इम्पैक्ट आ ही नहीं सकता। आप अगर बैलेंस से उसको देंगे तो क्यों अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा? आप उससे बेनिफिट लेंगे, आप उसको इस क्वांटिटी में दे ही नहीं रहे कि उससे आपको कुछ रिस्क हो। वो बैलेंस होती है जो मेडिसिन होती है, आपके डॉक्टर को बैलेंस करना है ना, वो तो उसका काम है कि वो तो मार्केट में अवेलेबल है, काउंटर मेडिसिन है, काउंटर स्प्रे, वो तो एनीबडी कैन सेल। मैं जाऊं कल बनाऊं और DDT मिक्स करके पानी में सेल कर दूं, वो उससे ज्यादा भी चीजें हैं एक्चुअली। अच्छा। जो कि हाँ, लाइस के लिए से वो तो ओवर द काउंटर के अलावा भी कुछ मेडिसिन हैं। तो अगर आप पेशेंट को ज्यादा लाइस है और वो आप डॉक्टर के पास आ रहा है तो उसके लिए कुछ लोशंस भी हैं अप्लाई करने के लिए, और टैबलेट्स भी हैं, और अगर आप सही क्वांटिटी में सही डोज पे दे रहे हैं तो वो नुकसानदेह नहीं है, इनफैक्ट वो फायदा ही देंगी। और अगर उसके साथ पर उन मेडिसिन के साथ एक चीज जरूर है कि आपको लाइस निकालनी भी है साथ वो डेड हो जाएंगी, वो फ्रीज हो जाएंगे, तो वो फिर अगेन वो बैक्टीरिया करेंगे, वो जो उसके रेजिड्यूज हैं। ऐसा ही है। तो आपको जो है वो डेड लाइस, या जो है डेड लाइस तो चलें खुद गिर जाएंगी, बट जो उसके एग्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, तो उनको जाहिर है आपको फ्रीज बालों में पड़े तो नहीं रहेंगे, हाँ, निकालने हैं जाहिर है डेफिनेटली। और इसके अलावा जो है अगर कोई थोड़े बहुत एग्स रह गए हैं वो कुछ टाइम बाद हैच करेंगे, उस कुछ टाइम बाद, तो आपको वो 6-8 हफ्ते उसको मॉनिटर करना है कि दोबारा अच्छा, उससे जो स्पेशली लाइस से जो इरिटेशन होती है तो उसकी वजह से बच्चे खुजाते बहुत हैं,
तो उससे भी स्क्रैचेस पड़ते हैं, उसको सूदिंग इफेक्ट देने के लिए क्या यूज करना चाहिए उन्हें? जनरली ऐसा हो कि आप ऑडियंस को बताएं, इट्स वेरी कॉमन। देखिए, उसको सूदिंग, एक तो पहली बात है कि इसका मेन चीज तो मैं कहूंगी ट्रीट द कॉज। अगर इच हो रहा है तो आप लाइस को ट्रीट करें, वरना आपको एंटी एलर्जिक दी जा सकती है, एंटी एलर्जिक ले लें। ताकि जी ताकि आपकी इच जो है वो बेहतर हो जाए। बाकी सूदिंग लोशंस होते हैं वो स्कैल्प में लगाना, आई डोंट थिंक सो कि वो स्कैल्प में ऐसे लगाए बंदा, बल्कि एंटी एलर्जिक खाएं। और वो जो डॉक्टर ही आपको डेटॉल लगाते हैं जो नॉर्मली, उससे कुछ नहीं होता। नहीं, ये तो डजंट मेक एनी सेंस। अच्छा, कुछ लोगों से मैंने कहते सुना है, गलत कंसेप्ट होगा, यही मैं आपसे कंफर्मेशन चाहता हूँ। मैंने ये भी सुना है कि टोटका है कि पानी में डाल के आप डेटॉल लगाएं तो उससे जो हेयर डैंड्रफ है वो रिमूव हो जाती है। नहीं, ये सही है या गलत है? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, डैंड्रफ जो है वो फंगल इन्फेक्शन है ना जी। और जो लिपिड्स हैं हमारी स्कैल्प में वो उनका डिसबैलेंस है। अब एंटीसेप्टिक डेटॉल वो क्या कर लेगा इसमें? वो तो बैक्टीरिया के लिए। अच्छा, हमारी जो पिछली जनरेशंस हैं वो कोई शैम्पू यूज नहीं किया करती थी जी। किसी किस्म के ये जो शैम्पू के साथ भी और दूसरे लगाते हैं वो भी किसी किस्म की कोई यूजेज नहीं था। कार्बोलिक सोप यूज किया करते थे, उसी से हेयर वॉश करते थे, उसी से पूरी बॉडी वॉश करते थे, और उन्हें डैंड्रफ नहीं होती थी और नॉर्मल स्किन होती थी। वो कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया करते थे, हाइड्रेटिंग क्रीम्स नहीं होती थी, और जबकि उनकी स्किन बहुत अच्छी होती थी। हमने देखा हमारी ग्रैंड मॉम्स एंड ग्रैंड फादर्स जो थे सारे, उनकी स्किन में गोरे चिट्टे होते थे, और कुछ कभी लाइफ में उन्होंने कभी कोई क्रीम यूज नहीं की। हाँ, शायद जब उनकी शादी हो तो उनको कुछ लगा दिया हो तो लगा दिया हो। अब ऐसा क्यों नहीं है? एनवायरनमेंट, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, सिटीज के अंदर पॉल्यूशन है, आई एग्री, नॉइज पॉल्यूशन है, स्मोक पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, और हमारे स्मोक की वजह से बहुत इम्पैक्ट्स आते हैं। हम एसी में बैठे रहते हैं, उसका इफेक्ट डायरेक्ट उसके ऊपर है। बट लेकिन जो पहाड़ों में रहते हैं उनका एटमॉस्फेयर क्लीन होता है, पानी अच्छा होता है, वो फिर भी बेहतर होते हैं। बट स्किन के इश्यूज वहां भी हैं। अगर आप देखें तो जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ, मैं डॉक्टर से मिला था, मैंने कहा आप लोगों को तो स्किन का इशू नहीं होता होगा? कहेंगे नहीं, हमारे यहाँ बहुत होता है। तो उसका क्या रीजन है कि वहाँ भी होता है? अब इस वक्त आप मुझे स्पेसिफिकली बताएं, आपके स्किन डिजीज का पूछ रहे हैं कि वहाँ भी होता है? ड्राई स्किन हो जाती है, एक्जिमा हो जाते हैं, और दूसरी मुझे तो उनके नाम नहीं पता जी। अच्छा, इनकी बात कर रहे हैं। देखें, वहाँ तो ड्राइनेस का इशू तो पहले से ही था, हमेशा होता ही है वहाँ तो, ड्राई एयर होती है, ड्राइनेस तो पहले से ही रही थी। एक तो उसकी अवेयरनेस भी अब थोड़ी आ गई है, और दूसरी बात ये कि विद टाइम हमारे जीन्स में म्यूटेशंस भी आती जा रही है ना, जो मतलब आई वुड से जो म्यूटाजेनिक ऐसे एजेंट्स हैं, उसको थोड़ा सा आप सहल जुबान में बताइएगा ऑडियंस मतलब के लिए। कोई ऐसी चीजें जो हमारी एनवायरनमेंट में, ऐसी चीजें जो हमारे जीन को चेंज कर रही हैं विद टाइम, जिसकी वजह से आप ये देखें कैंसर्स कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो और स्किन डिजीजेस हो गई या कोई भी डिजीज हो गई, वो किस लिए बढ़ रही है कि जीन में भी तो चेंजेस आ रही हैं साथ साथ। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। भले वहाँ पे चले एनवायरनमेंट इतना मतलब वो नहीं है, मतलब बेहतर है ऑफ कोर्स यहाँ से डेफिनेटली, बट स्टिल अफेक्ट तो वो भी हुआ है ना, और उनके जो जीन भी चेंजेस आते हैं विद टाइम। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। उसके अलावा जो उनका एनवायरनमेंट है, फिर वो ड्राई वेदर की जहाँ बात करें, जहाँ ड्राइनेस है वहाँ स्किन ड्राई है तो डैंड्रफ भी ज्यादा होगी। समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। मेरा एक सवाल ये है जो प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही है, और जो हमने डिस्कशन भी किया था, जिसका मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि डाइट का कितना बड़ा रोल है आपकी स्किन अच्छे या बुरा होने का, आपने और क्या लेनी चाहिए। तो आपने कहा था कि भाई ये न्यूट्रिशनिस्ट का काम है, ये हमारा नहीं है बिल्कुल, और इट्स ए कंप्लीट डिफरेंट साइंस ऑल टुगेदर। बट अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है, वो पहले से न्यूट्रिशनिस्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है, हर जगह होता भी नहीं है, और वो जाके सही मिले आपको, नहीं मिले उसको बताएं, वो अफोर्ड कर पाए या नहीं कर पाए। तो उसके लिए मोटा मोटा आप क्या सजेस्ट करती हैं कि वो उनको क्या लेना चाहिए जिससे वो स्किन के जो मेन पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल हो हेल्थ के? सही। इसमें मैं इनको ये गाइड करती हूँ कि डेफिनेटली अगर कोई ऐसी पेशेंट या ऐसा पेशेंट है जो कि ऑलरेडी जिम जाता है, तो वो उनको तो मैं ये कहती हूँ कि अपने ट्रेनर से भी आप एक चार्ट बनवा लें, या अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट के पास ऑलरेडी जाते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ, उस पर एम्फेसाइज करती हूँ। बट अगर कोई ऐसे एक पेशेंट आ रहा है जो कि मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउस वाइफ है, तो वो तो ये चीज़ें पे एक्सेस उसका नहीं हो सकता, तो मैं उसको एक बेसिक गाइड कर देती हूँ कि जैसे अगर आप अपनी डाइट में कार्ब्स
को कम कर दें, फैट्स भी आप कम कर दें, फ्राइड आइटम्स आप नहीं खाएं, और फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, एप्पल लें, मिल्क लें, और इसके अलावा जो है आप अगर ब्रेड ले रही हैं तो वो मल्टीग्रेन ले लें, वाइट ब्रेड नहीं लें। इसी तरह सीड्स जो हैं, चिया सीड और बेसिल सीड्स, इस पर भी मैं एम्फेसाइज करती हूँ कि वो भी कंज्यूम करें। और एग अगर आप कंज्यूम कर रही हैं तो आप उसका वाइट लें, उसका येलो पोर्शन नहीं लें। तो फिश ज़्यादा कंज्यूम करें, और ग्रिल्ड खाने खाएं कंपेयर टू फ्राइड। तो और बाहर के खाने अवॉइड करें, स्पाइसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब एक इन जनरल मैं गाइड, और स्मॉल पोर्शंस में गैप से खाएं। डॉक्टर मानम, पहले तो मैं आपके पास वो वाले पेशेंट भेजूंगा जिनकी 4-4, 5-5 लाख रुपए सैलरी हो, जो आपने सजेस्ट किया है। 1200 रुपए और 1500 रुपए केजी जो है वो तो फिश है। और फेब में रमजान आ रहा है। अब हाँ, एक हाउस वाइफ है, आप मुझे बताएं जो रमजान में हमारे यहाँ नॉर्मली चीजें बनती हैं, उसमें जो आपने चीज बताई है, अगर वो एलिमिनेट कर दें तो फिर जो रोजेदार है वो क्या खाएगा? कुछ भी नहीं बचता उसमें। तो हमारे यहाँ फ्राइड चीज़ों के बगैर लाइफ पैटर्न गुजारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में। और जो हमारी इलीट है और जो अपर क्लास है, उनके यहाँ तो लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता है, वो यूजुअली वो अवॉइड कर लेते हैं और दैट्स सिंपल फॉर देम। बट लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में तो आपने देखा है ओवरवेट होते हैं, सारी चीज़ होती हैं, उनको स्किन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब वो फील नहीं करते कि हो गया तो चले सही है। बट ये मसला ज़्यादातर यंगस्टर्स में और मिडिल एज वालों में ज़्यादा है, लड़कियों में और लड़कों में भी। और आजकल जहाँ स्पेशली जो लड़कियां जॉब कर रही होती हैं उनके इश्यूज होते हैं, या जिनकी शादी होने वाली होती है वो पहले से करा लेती हैं और उसके बाद वो छोड़ देती हैं। ये जो आपकी स्किन है, अगर आप इसको ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ब्यूटी जो आपके कट्स हैं उनको इनहेंस करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए, या सिंपल कह लें खूबसूरत बनाने के लिए, तो शादी हो जाती है लड़के की, उसके बाद वो छोड़ देती है, तो उसके बाद उसकी शक्ल और बुरी हो जाती है। ये ऐसा किसने कहा? ऐसा नहीं होता कि आपकी शक्ल बुरी हो जाएगी, नेवर। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि अगर आपने एक बार भी कोई ट्रीटमेंट कराया ना तो उसका आपको फायदा ही है। देखिए साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, आप जो अगर इंजेक्ट कर रही हैं स्किन के अंदर, उसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका साइड इफेक्ट मैं बताऊं ना, अगर जैसे अगर आप बात करें स्किन बूस्टर की, ठीक है, स्किन बूस्टर का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? ये हो सकता है कि जब आप क्या होता है वो भी जरा सा एक्सप्लेन कर दें पहले। स्किन बूस्टर होता है हाइलुरोनिक एसिड है, वो आप कितना यूज होता है आपको पता है, तो वो नॉन क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड आप स्किन में बस इंजेक्ट कर रहे हैं। अब उसका साइड इफेक्ट क्या है कि जब आप इंजेक्ट करेंगे तो थोड़ा पेन होगा, वहां नील पड़ सकता है, ब्रूज आ सकता है, थोड़ा पेन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, उसका डाउन टाइम ये होगा कि ब्लेब्स बन जाएंगे, यानी कि नोड्यूल दाने दाने से फील होगा अंदर, मतलब कि वो हाइलुरोनिक एसिड होगा ना। तो बस ये उसका साइड इफेक्ट है, इतना तो इंसान बेयर कर सकता है, आई थिंक, अगर उसको कुछ अचीव करना है। इसी तरह अगर आप पीआरपी की बात करें कि तो पीआरपी में तो आपका अपना ब्लड है, वो तो इतनी नेचुरल चीज है, और वो आपका कोलेजन बूस्ट 6 मंथ्स तक कर रहा है। उसके साथ मिक्स क्या करते हैं आप? उसके साथ जो है सोडियम सिट्रेट होता है जी, और इसके अलावा उसकी भी क्वालिटीज होती हैं सोडियम सिट्रेट की। देखें ये होता है कि एक आपको लोकली अवेलेबल पिपेट्स मिलती हैं, या तो आप वो यूज कर रहे हैं या तो आप बाकायदा किट्स ले रहे हैं। किट्स ले रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, वो आपको कॉस्ट ज्यादा आएगी, मतलब जो कर रहा है ना उसको कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो इस तरह क्वालिटी वेरी करती है। डेफिनेटली आप अच्छा ब्रांड ले रहे हैं तो फ़र्क तो आता है। एक्टिवेटर होता है बेसिकली, वो पीआरपी का एक्टिवेटर होता है, तो वो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा ये साइड इफ़ेक्ट है, बर्निंग कर सकता है स्किन पे उस टाइम जब आप लगाएंगे उसको। इतना थोड़ा बहुत तो आपको बेयर करना है, लाइक आपको अगर आई वुड से कि नो पेन नो गेन, बस। बिल्कुल। अदरवाइज जैसे पीआरपी है तो आपने वो करवाई है तो उसका सिर्फ बेनिफिट है, लिटरली डाउन टाइम जो उसका वो आपने उस टाइम किया है, पिंक पिंक फेस हो गया है बस, तो वो उसका साइड इफेक्ट है, वो उसके बाद सही हो जाएगा। उसको जो लिप्स है उसको जो वो करते हैं उसको क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, जो लिप्स को अपलिफ्ट करते हैं, लिप्स को जी लिप फिलर्स यूज करते हैं, जी। उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं या नहीं होते, और कितने दिन तक इफेक्टिव रहता है वो? अच्छा देखिए, फिलर का तो क्योंकि मैंने उसमें इन्फेक्शन होते हुए देखा है लोगों को। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब फिलर का तो बेशक साइड इफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका इंजेक्टर सही नहीं इंजेक्ट कर रहा, या रखा हुआ किसी का खुला हुआ फिलर था, आपने फिर वो यूज कर लिया बहुत, मतलब या किसी और की वो नीडल आपने उस पे लगा ली, हाफ यूज हुआ था, और इसके अलावा आपने डेप्थ सही नहीं रखी तो वो ब्लड वेसल में
फिलर चला जाएगा, जाता है। ठीक है। तो वहाँ तो नेक्रोसिस हो जाएगी, मतलब कि वहाँ का एरिया ब्लड सप्लाई ही नहीं होगा, तो वो पर्पल से ब्लैक हो जाएगा। इस मतलब ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं। इसके अलावा वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, वहाँ लम्प्स बन सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो बेशक है, पर आपका इंजेक्टर अगर लाइसेंस्ड है, वो सही उसको आता है करना, फिर वो मेक श्योर करेगा कि इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। वो जब इंजेक्ट कर रहा होगा ना, तो वो मेक श्योर करेगा कि मैंने गलत जगह तो इंजेक्ट नहीं किया। तो मतलब कि आपको, अगर आप सही से, आपके पास नॉलेज है और आप उसको इम्प्लीमेंट सही कर रहे हैं, तो फिर साइड इफेक्ट तो ऐसे तो फिर पैनाडोल का भी साइड इफेक्ट है, तो फिर तो हम वो भी ना लें। कितने लोग लेते हैं। अगर आप सही जगह से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो फिर आपको साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, जब आप फिलर करवाते हैं थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, तो वो चली जाती है कुछ दिन में। अच्छा, आजकल कॉस्मेटिक्स और ये जो एस्थेटिक्स हैं, उसका ये आलम है कि नो वन इज अगली नाउ और दे आर पुअर। तो यानी जिसके पास थोड़े से भी पैसे हैं वो अपने आप को सही कर सकता है जी। तो क्या ऐसा ही है या इसके अलावा भी कुछ और राय रखती हैं आप अपने प्रोफेशन से हट के? किसी के पास अगर थोड़े से भी पैसे हैं तो मैं ये कहूँगी कि एस्थेटिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितना पैसे लगाएंगे अपने आप के ऊपर, जितना गुड़ डालेंगे, हाँ, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो अगर किसी के पास कम पैसे हैं तो वो बेसिक ट्रीटमेंट्स ले लें, वो ज़्यादा महंगी नहीं लें, पर एटलीस्ट बेसिक तो लें। उससे ये होगा आपकी एजिंग तो रिवर्स होगी, या आपकी पिगमेंटेशन इश्यूज ये सब तो बेहतर होंगे। हाँ, लेकिन प्रॉपर नहीं हो सकता, यानी जो पुअर है वो बदसूरत ही रहेगा। नहीं बेहतर, और जो अमीर है वो खूबसूरत हो जाएगा। नहीं, जो पुअर है, पुअर तो चले आप एक पुअर की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास की, चले मिडिल क्लास कुछ ना कुछ जोड़ मैं उस सेंस में ले रहा हूँ जो एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक्स अफोर्ड नहीं कर पाता, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो इसमें हमें, मैं 2 लाख रुपए कमाता हूँ तो आई एम नॉट पुअर, बट मैं एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक्स नहीं कर पा सकता अपनी 2 बेटियों की और अपनी बीवी की जाके, तो आई एम पुअर, यू नो, इन दैट रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ आपसे। चाहे मैं मिडिल क्लास में हूँ, चाहे मैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अगली है और कोई ब्यूटीफुल है। अल्लाह ने सबको जो है मतलब बनाया है, सब एक जैसे ही हैं। बट हाँ, आप अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो कम से कम वो ये कर ले कि अपनी स्किन के लिए स्किन केयर यूज़ कर ले, जो कि चीप प्राइसेस में भी अवेलेबल है। पर हाँ, एक बार डॉक्टर को विजिट कर लें, अपनी स्किन केयर के सिरम, सन ब्लॉक, बेसिक जो चीज़ है ना, मैं कहूँगी अगर आप मुझसे पूछें कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है और मैं एक चीज़ ही बस अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगी सन ब्लॉक। एटलीस्ट आप सन ब्लॉक लगाएं, आपकी स्किन टोन बेहतर रहेगी, पिगमेंटेशन आपकी सही रहेगी। लेकिन विटामिन डी भी तो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे अगर आप सन ब्लॉक लगा के घूमेंगे तो फिर नहीं। देखिए, हम कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करेगी? हम कौन सा, हमारे यहाँ एक पेशेंट अफोर्ड ही जब नहीं कर पा रहा तो हम सिर्फ फेस तक ही तो लगा रहे हैं। हमारे यहाँ जो सन ब्लॉक और सन स्क्रीन का कंसेप्ट है कि इसके लगाने से काले नहीं होते। अच्छा, सही है, सही है। हाँ, आपकी स्किन की हेल्थ जो है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये होता है। इसकी वजह से स्पोर्ट्समैन भी, प्लेयर्स भी मैच खेलते हुए वो पूरा थोप के जाते हैं कि जी हम स्किन हमारी टैन नहीं हो और वो नहीं हो। तो ये आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि जो सन स्क्रीन है और सन ब्लॉक जो है उसका इम्पैक्ट काले गोरे करने का नहीं है, स्किन की हेल्थ मेंटेन करने का ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा है, पर एक ये बात कि गोरे हो जाएंगे, सन ब्लॉक से आप गोरे नहीं होंगे, पर हाँ आप काले नहीं होंगे, ठीक है, और आपको पिगमेंटेशन इश्यूज नहीं आएंगे। एक तो ये बात एक तरह से सही भी है, अगर एक इंसान सन ब्लॉक नहीं लगाता तो वो टैन होके तो काला ही लगेगा ना। साहब, मैं 4 घंटे से 5 घंटे धूप में काम करता हूँ जी। मैं अब सन ब्लॉक लगा के गया, वो सन ब्लॉक 4 घंटे तक मुझे सिक्योर करेगा मेरी स्किन को? नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? बार बार जाके मुंह धोए फिर दोबारा लगा कर आए? इसमें आप ये कर सकते हैं, अगर कोई पर्सन है जो आउटडोर वर्क करता है, ठीक है, तो उसको तो हाईली रिकमेंडेड है कि 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच उसे हर 2 आवर्स बाद रीअप्लाई करना है, खास तौर पे जब उसको स्वेटिंग हो रही है या वो उसका पानी से ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है। और हाँ, वो रीअप्लाई बार बार कैसे करे कि ये बात कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसको बहुत स्वेटिंग नहीं हो रही, ठीक है, तो वो ये भी कर सकता है कि हाथ धो के दोबारा रीअप्लाई कर ले, वो उल्टा डबल प्रोटेक्शन हो जाएगी, वो सेकंड कोट लग जाएगा। आजकल ब्राजीलियन बट लिफ्ट, फैट कम करना और हाइट बढ़ाना ये बहुत कॉमन हो गया है, हर एक की रिक्वायरमेंट है ये ब्यूटी इनहांस करने के लिए, खाली पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी।
और इसी तरीके से कोरिलियन ग्लास स्किन है, वो जो होती है, इज इट ओनली अ मिथ और व्हाट, और क्या हम अपनी स्किन जापानीज, कोरियन एंड चाइनीज की तरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते? उनका मैंने देखा है, जहाँ ट्रैवल किया है, उनके ना पिगमेंटेशन होती है, ना उनके पिंपल्स निकलते हैं, ना उनकी स्किन ठीक होती है, और डैंड्रफ, ड्राइनेस भी नहीं होती उनके। तो उसका क्या रीज़न है और उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, कोरियंस की स्किन इतनी अच्छी क्यों है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। एक तो उनके जेनेटिक फैक्टर्स इस तरह के हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी स्किन नेचुरली थिक है, ठीक है। इसके अलावा एक ये भी है कि उनमें जो मेलानिन है वो भी बड़ा बैलेंस्ड है, उसमें पिगमेंटेशन कॉज नहीं करता। पर हमारे यहाँ तो पिगमेंटेशन इश्यूज आते हैं, वो जेनेटिक, अगेन दिस इज जेनेटिक। चाट मसाला, मिर्चें और जो सारी चीजें, तो वो तो डायरेक्ट अफेक्ट करेंगी ना मैदे से आके, और कहाँ जाएंगी वो? जी बिल्कुल। अब जैसे जेनेटिक एक तो रोल हो गया कोरियन स्किन में, इसके अलावा उनकी लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स और उनकी स्किन केयर पे फोकस, ये सारी, हाइड्रेशन भी ऑफ कोर्स और डाइट, तो ये सब चीज़ें रोल प्ले करती हैं जेनेटिक के होते हुए। जैसे कि वो लोग ज़्यादा सी फूड का इस्तेमाल करते हैं, किमची हो गया, फर्मेंटेड फूड वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हाइड्रेशन पे भी फोकस करते हैं, ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं, वार्म वाटर लेते हैं, वो ठंडा पानी पीते ही नहीं है, ड्रिंक्स भी नहीं लेते ज़्यादा। बिल्कुल, तो वो उनकी नेचुरली डाइट, बचपन से ही उनका ब्रॉटअप ऐसा होता है कि वो डाइट ऐसी कंज्यूम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनके उस अच्छी डाइट के इफेक्ट स्किन पे तो डेफिनेटली शो होगा। तो एक तो ये फैक्टर है। इसके अलावा उनका कोरियन स्किन का जो बहुत फोकस होता है कोरियंस का, वो हाइड्रेशन ऑफ द स्किन पे काफ़ी फोकस है, तो डेफिनेटली फिर वो सन प्रोटेक्शन और हाइड्रेशन काफ़ी अपनी उनकी शुरू से ये है कि वो उस पर फोकस रखते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जेनेटिक उसमें एक अच्छा रोल प्ले करता है। प्रोटेक्शन क्रीम्स तो लगाते हैं, वो मैंने देखी है, उनकी बहुत होती है, बहुत सेल्स है, बहुत एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं उनके, और हाइड्रेटिंग क्रीम्स भी बहुत होती हैं। ऐसा ही नहीं भी हो तो फीमेल्स तो पूरी दुनिया में कहीं भी हो वो यूज करती हैं, उससे उनकी ब्यूटी इनहेंस होती है, और वो होती है। अब आपने पूछा कि हम अचीव कर सकते हैं या नहीं, राइट? तो देखें, अब मैं बोलूं कि हम उनका जेनेटिक, तो वो तो हम अचीव वो नहीं कर सकते ना। हम कोशिश कर सकते हैं मैक्सिमम अपनी डाइट का ख्याल रखने की। ज़ाहिर है हमारा ब्रॉटअप उस तरह की ही डाइट खा के तो नहीं हो रहा, पर हम जितना कोशिश कर सकते हैं अपनी डाइट को बेहतर करने की, हाइड्रेशन इम्प्रूव करने की, सन प्रोटेक्शन और साथ में स्किन केयर, इन चीज़ों को हम फोकस करते हुए अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं और ग्लो अचीव कर सकते हैं। बट हाँ, एग्जैक्ट वो एक्सपेक्ट करना कि हमारी बिल्कुल वैसी हो जाए, तो वो तो एक थोड़ा जेनेटिक भी है ना। बट हाँ, आप अपनी स्किन को मतलब उससे काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, मतलब उससे क्लोज टू कह लें, या थोड़ा बहुत मतलब जैसे बेहतर कर सकते हैं आप। रमज़ान हमारे सर पे है, तो उसमें आप क्या मैसेज देंगी कि कौन सी डाइट लेनी चाहिए उसमें, ताकि उससे स्किन लड़कों की और लड़कियों की और ख़वातीन की और जेंटलमैन की मेंटेन रहे? उनमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करें, देखें जिससे उनकी फूड की डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाए? देखें, रमज़ान में ये होता है कि लोग जो है ना सहरी में लाइट खा लेते हैं, और इफ्तार में जो है वो ज़्यादा ऑयली फूड का कंजम्पशन कर रहे होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट वाली ड्रिंक्स हो गई, इसका कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। तो मैं इसमें ये कहूँगी कि वो सहरी जब कर रहे हैं तो वो प्रोबायोटिक्स यानी कि योगर्ट का कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अगर वो टी ले रहे हैं सहरी में, तो वो मतलब कुछ घंटे पहले ले लें। क्यों? क्योंकि टी से यूरिनेशन बढ़ती है, तो डिहाइड्रेशन बढ़ती है। तो अगर आप बिल्कुल सहरी बंद होते टाइम टी कंज्यूम करेंगे तो आपको तो फिर यूरिनेशन ज़्यादा हो सकती है, तो जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ अवॉइड करनी है आपको, सहरी अच्छे से करनी है, और इफ्तार के टाइम आप जो है ऑयली फूड, फ्राइड आइटम्स को कम से कम इस्तेमाल करें, और डेफिनेटली फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम करें। तो ये है। मैंने आपसे जो फर्स्ट पार्ट बेसिल सीड वो भी आप डेफिनेटली कंज्यूम करें, जिससे हाइड्रेशन इंक्रीज होगी। हाँ बिल्कुल। मैंने कद बढ़ाने का जिक्र किया था और फैट कम करने का जिक्र किया था। हाँ हाँ। और ब्राजीलियन बट लिफ्ट का मैंने आपसे जिक्र किया था। ये तीनों पेनफुल प्रोसीजर्स हैं। हमारे यहाँ कम होता है, मैंने देखा मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा इस पे जोर दिया जाता है, और अच्छा खासा एक्सपेंसिव भी होता है, और हमारे यहाँ भी लोग बाहर करवाने के लिए जाते हैं। तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वैसे तो ये डोमेन ज़्यादा सर्जरी की साइड है डेफिनेटली, बट इसमें ये है कि देखिए फैट जो कम करवाने का, इसमें ये कुछ चीज़ें देखनी होती हैं कि पहले तो आप अगर फैट है कितना,
अगर कोई बहुत ज़्यादा ओबीस है और मतलब तो उसको तो पहले अपना बैरिएट्रिक सर्जरीज होती हैं, उससे अपना वेट कम करना है, उसके बाद फिर वो ओजेम्पिक जो कि वेट लॉस इंजेक्शंस आजकल मार्केट में है तो उससे वो वेट लॉस करे, उसके बाद और डाइट वगैरह डेफिनेटली वो तो आपको करनी है। वो सही ओजेम्पिक वगैरह सही यूज करना चाहिए, यूज या नहीं करना चाहिए? देखें इस पे मैंने सेलिब्रिटीज को तो देखा है बहुत बड़े करण जौहर ने यूज किया, अजीब सा हो गया था, बहुत ज्यादा वेट लूज कर दिया, उसके बाद फिर उसने गेन किया। देखिए इसमें ये है कि ओजेम्पिक के मैं फेवर में हूँ। जब ये आया तो फिर मैं भी थोड़ा सा इस पे वो थी कंसर्न ना, डेफिनेटली फिर इस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और पेशेंट्स को मैं शुरू में नहीं दे रही थी, फिर उसके बाद मैंने प्रेस्क्राइब करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस आ गया था इस पे। तो इसमें ये है कि अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना वो बहुत ही मिनिमल हैं और लोग एक नई चीज़ जिसकी हाइप होती है उसके लिए नेगेटिव टॉक भी ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो हाँ, तो अब जब जैसे ये ओजेम्पिक है, एक जो आपने ओजेम्पिक फेस की बात की जो करण जौहर को हो गया था, यानी कि वो एक जो ओल्ड एज फेस लगने लग जाए, बिल्कुल इमेसिएटेड सा फेस हो जाता है, यानी कि बिल्कुल श्रिंक हो गया था। तो वो क्यों होता है ओजेम्पिक से, ये आपके डॉक्टर को इस पे ख्याल रखना है। वैसे तो ओवर द काउंटर भी ओजेम्पिक बाहर के मुल्कों में अवेलेबल है बट नॉट इन पाकिस्तान। तो इसमें ये है कि आप अपने डोज को बहुत ग्रेजुअली ऊपर लेके जाएं। सडन आप करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से फैट और डाइट भी मेंटेन करनी पड़ेगी उसी के हिसाब से, वो रिकमेंडेड होगी उसमें कि भाई आपने इतने प्रोटीन्स लेने, इतने विटामिन्स लेने, इतना फैट लेना है, इसमें बहुत जरूरी है। अगर आप डाइट भी छोड़ देंगे और ओजेम्पिक भी आप अप्लाई कर देंगे तो उसके फिर डबल ये तो डेफिनेटली इम्प्लीकेशंस आ जाएंगे। ऐसा ही है कि आपको डेफिनेटली डाइट तो साथ साथ साइड बाय साइड चलेगी। तो आपने खैर इसमें मैं ये कहूंगी कि हाँ आई एम इन फेवर, और ओजेम्पिक काफी अच्छी, बहुत बल्कि काफी चीजों में काफी डिजीज को भी ट्रीट करी। ओजेम्पिक में ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने खास डोज ली और आप कहें जी मेरा 10 kg कम कर दो फैट बॉडी में से, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, ऐसा तो वो अपने हिसाब से नेचुरली उसको डिसॉल्व करेगा और वो रिमूव करेगा। आपको इट कुड बी 15 kg आल्सो, 20 kg आल्सो, बट डाइट से उसको आप बढ़ा या कम सकते हैं, इफ आई एम राइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसमें BMI का होता है, अगर आपका BMI बहुत ज्यादा नहीं है ना तो फिर ओजेम्पिक बहुत ज्यादा आपका वेट लॉस नहीं करवा पाएगा। जिसका BMI ज्यादा है उसको ही ज्यादा वेट लॉस करवाता है, पर जिसका BMI कम है ज्यादा पर थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है तो उसमें बहुत स्लो रिस्पॉन्स आता है। बट हाँ आता है, पर अलॉन्ग साइड डेफिनेटली डाइट तो। और बात यह है कि आपने ओजेम्पिक यूज कर लिया, अगर डाइट सही नहीं है तो आप फिर से हेल्दी हो जाएंगे। तो डाइट तो मेजर रोल प्ले करती है और इसमें मैं आपको कही थी, आप जो फैट लॉस की बात कर रहे थे, तो फैट लॉस में ये भी चीज़ आती है कि अगर कुछ आपने ओजेम्पिक भी ले लिया या फॉर एग्जांपल आपने डाइट से वेट लॉस कर दिया, आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, जिम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी कुछ बॉडी में ऐसे पॉकेट्स रह जाते हैं जैसे कि टमी हो गया या लव हैंडल्स हो गए, सैडल बैग्स हो गए, तो उन जगह से आपका फैट नहीं जा रहा, तो स्टबन फैट होता है, स्टबन फैट होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें फिर आपका डर्मेटोलॉजिस्ट हेल्प कर सकता है कि उसमें फैट लॉस इंजेक्शंस होते हैं जो कि डायरेक्ट वहीं लगाए जाते हैं, लोकल होते हैं, उसी फैट में लगाए जाते हैं। तो इससे जो है काफी अच्छे चिन फैट हो गया। तो ये सारी चीज, हाँ ये है कि अगर एक इंसान है मोटा फिर वो ऊपर से आप वेट लॉस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं और सिर्फ इंजेक्शन ही लगवा रहे हैं तो वो भी सही नहीं है। ये बहुत अच्छी टिप्स दी हैं डॉक्टर साहिबा ने, और ये आम ऑडियंस के लिए और आम आवाम के लिए बहुत नोट करें और स्पेशली इसी तरह से अप्लाई करें। इनकी रिसर्च है, उन्होंने स्टडी किया हुआ है और पेशेंट्स को डील भी करती हैं और रिकमेंड भी कर रही हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होगा हमारे बच्चों के लिए। खूबसूरती हर एक का हक होती है, चाहे कोई भी इंसान हो, मोटा हो, छोटा हो, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, कोई भी जुबान बोलता हो, उसकी बॉडी के सर्टेन स्टैंडर्ड्स होते हैं। हर इंसान हर स्टैंडर्ड पे नहीं उतर सकता। इसी तरीके से बच्चे हैं, उनकी आजकल सेल्फ एस्टीम बहुत मुतासिर होती है और बॉडी डिस्मॉर्फिया का शिकार हैं बहुत सारे। तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए और अपने बॉडी स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन करने चाहिए जनरली, नॉट टू बी वेरी स्पेसिफिक इन दैट।
देखिए इसमें जो बॉडी डिस्मॉर्फिया की आप बात कर रहे हैं तो इसमें यंग जनरेशन जेन ज़ी तो काफ़ी ज़्यादा इससे अफेक्टेड हो रही है, मेंटल हेल्थ उनकी अफेक्टेड हो रही है। जैसे आजकल आप जेन ज़ी को अगर नोट करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम अपना मिरर के आगे गुजारते हैं, अपने आप को देखते रहेंगे, अपनी पिक्चर्स लेते रहेंगे। वो अगर सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं ना तो वहाँ पे पिक्चर्स पे फोकस होगा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या लग रही हूँ, बस उनका ज़्यादा फोकस इस पे ही रहता है। सोशल मीडिया को ज़्यादा फॉलो करते हैं, उसी के हिसाब से अपनी लाइफ पैटर्न गुजारते हैं। मीडिया पे इंस्टाग्राम, जैसे जेन ज़ी ज़्यादा यूज इंस्टाग्राम करती है तो उनका ज्यादा फोकस ये होता है कि अच्छा उसकी लाइफ में ये चल रहा है, इसकी लाइफ तो बड़ी परफेक्ट है और मुझे भी वैसी ही लाइफ दिखानी है या उससे अच्छी दिखानी है, कंपटीशन ना। तो ये चीज कि आपको दूसरे से कंपेयर करना, ये हैबिट डिस्करेज करनी चाहिए आपको। इवन जो बच्चे आपके हैं तो आप इसी तरह से उनका माइंडसेट करें कि ये चीज कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि, या फिर अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का रंग डार्क भी है तो उसको, पेरेंट्स को और उसको खुद को भी ये हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए कि अगर किसी की नाक मोटी है या फिर किसी का रंग डल है तो उसको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने की भी ज़रूरत होती है कि नहीं, जैसा भी हूँ मैं परफेक्ट हूँ। जिसकी वजह से अगर वो ऐसा सोचेंगे तो सामने वाले लोग भी उसको कुछ नहीं बोल सकेंगे, ऐसा ही है। तो अब इसमें ये चीज़ें बहुत रोल प्ले करती हैं। अच्छा, जो हम फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं तो फ़ोन तो एक वैसे ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एल्गोर चल रहा होता है, उसी एल्गोर को वो सेम अप्लाई करते हैं, बिल्कुल, और वही सेम उसको गाइड भी करते हैं और उसको वो फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया की बहुत इम्पैक्ट है जो जेन ज़ी आप बता रहे हैं या जो यंग जनरेशन है उस पे। बिल्कुल, तो इसमें ये है कि आपको बैलेंस रखना चाहिए कि फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं पर उसका आप इतना इम्पैक्ट ना ले लें। अब इसको ट्रीट कैसे करना है, आई वुड से कि प्रिवेंट कैसे करना है कि अगर आपके माइंड में कोई इस तरह की चीज़ आती है कि यार मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं अच्छी नहीं हूँ, तो आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी करना है और उसके पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो उसको मोटिवेट करें। या अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ है तो जो आपके क्लोज है आप उससे शेयर करें, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स हों, ठीक है। तो इनसे आप शेयर करें कि मेरे माइंड में ऐसी सोच आती है कि मैं दूसरों से कम हूँ। एक तो ये शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आप कंपेयर करना अवॉइड करें और आप ज़्यादा शीशे में ज़्यादा भी देखना, हर वक्त देखते रहना, बहुत ये जेन ज़ी में कॉमन है, बार बार शीशा देखना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कम होनी चाहिए और आपको ज़्यादा फोकस अपनी, आई वुड से कि ठीक है आप अपनी लाइफ में लुक्स पे, हर चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी एजुकेशन, इन चीज़ों के एस्पेक्ट को भी तो देखना है क्योंकि ये यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि लुक्स वगैरह पे, तो वो बैलेंस होना चाहिए। और साथ में अगर किसी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने की भी डेफिनेटली राइट टाइम पे ज़रूरत है। मैंने मीडिया पे, आप भी आती है मीडिया पे, मैंने देखा है बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करती हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं। मैंने और भी बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को और एस्थेटिशियंस को देखा है, वो घरेलू टोटके बता रहे होते हैं उसमें बैठ के। फॉर एग्जांपल मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगा लें आप, और भी मुल्तानी मिट्टी के अलावा भी एक दो चीज़ें हैं वो मैं इस वक्त स्किप कर रहा हूँ। तो वो जो घरेलू टोटके होते हैं वो अप्लाई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो सदियों से आजमूदा है और हमारे ऊपर की 4 जनरेशन वही यूज करती है। ये जैसे मैंने एक जिक्र किया, उसके अलावा भी और मास्क का मुझे रिकॉल हो जाए तो आई टेल यू। हाँ, देखिए देसी टोटकों के मैं इतने फेवर में नहीं हूँ क्योंकि जब आपके पास एक साइंटिफिकली प्रूवन स्किन केयर मौजूद है तो आप उसकी तरफ ही ऑप्ट करें। बट अगेन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो लेडी या मतलब मेल जो कि नहीं अप्रोच कर सकता उस चीज़ को, तो फिर वो क्या करे, ठीक है। तो इसमें भी आपको थोड़ी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कुछ ऐसे घरेलू टोटके हैं जो कि आपकी स्किन को नुकसान दे सकते हैं फायदे के बजाय। उपटन का जिक्र करें, हर शादी से पहले अप्लाई किया जाता है और वेरी कॉमन। हाँ, उपटन लगाते हैं, बिल्कुल। वो घरेलू टोटका है, वो घरेलू टोटका है। अब जैसे उपटन जो है, मुझे कभी लोगों को मैंने देखा है, मेरी फैमिली में भी यूज करते, पर मैंने उससे कभी कोई खास रिजल्ट तो नहीं देखा। इनफैक्ट इरिटेट ही हुई होती है और एक्सेसिव ड्राई सी स्किन हो जाती है। महीनों लगाते हैं। हाँ, मतलब लोग यूज करते हैं पर लोगों को वो एहसास नहीं हो पा रहा होता कि उनकी स्किन का मॉइस्चर लॉस हो रहा है। और जो दूध की मलाई होती है, मैंने वो भी लगाते हुए देखा है बहुत। हाँ, दूध की मलाई लगाते हैं बिल्कुल लोग हाइड्रेशन के लिए। तो इसमें कुछ ऐसे डाइट में, आई मीन फूड में ऐसी टोटके ऐसे हैं कि आप वो फिर भी कर सकते हैं, जैसे कि टमाटर मुंह पे लगा लेना, ये आप कर सकते हैं। क्यूकम्बर आप लगा सकते हैं। बाकी गार्लिक हो गया, टूथपेस्ट हो गया, और ये आपको अवॉइड करना है। और लेमन
पिंपल्स दूर हो जाते हैं और टूथपेस्ट लगाने से? टूथपेस्ट लगाने से पिंपल जो है वो, मैं कहूँगी स्किन और खराब हो जाती है, बर्न हो जाती है। मतलब आप तो पिंपल्स को ही तो बर्न करते हैं वो। नहीं, तो आसपास की स्किन भी तो हो जाएगी। ये तो सोचें कि अगर आप एक चीज को कर रहे हैं तो आसपास की स्किन पे भी तो वो लगेगा, तो वो जल जाता है। तो उस पे कहते हैं फौरन टूथपेस्ट लगाओ, उससे तो काफी नहीं, बिल्कुल इस पे तो आसपास की स्किन इरिटेट हो जाती है, रेड हो जाता है। बर्निंग में भी नहीं लगाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, और लेमन के भी खास तौर पे बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो कि जो ऑनलाइन किसी ने कोई चीज अप्लाई की हो और उसके बाद वो खराब हो गई और वो आपके पास आया? ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन ऐसा बिल्कुल हुआ है। ऑनलाइन जैसे कि आजकल टिंकल रेजर फेस शेविंग का काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ना, और जो कि आई एम इन फेवर ऑफ इट। अगर उसको सही तरह से आप करें तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। पर अगर कोई मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि टिंकल रेजर फेस शेविंग कर रहे होते हैं और वो प्रॉपर मेथड से नहीं कर रहे, तो वो उल्टा अपना स्किन बैरियर ख़राब करके आते हैं, जिसकी वजह से स्किन ड्राई, फ्लेकी और पिगमेंट्री इश्यूज आ जाते हैं। तो ऐसा तो बहुत होता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा है कि मोल पे बेकिंग सोडा लगा दिया तो आसपास की स्किन उनकी जल गई होती है, तो इस इशू के साथ भी आते हैं। किसी ने मोल पे या स्किन टैग पे बाल बांध दिया और वहाँ पे जो है पस पड़ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे केसेस तो बिल्कुल आते हैं। और इस तरह ही एक पेशेंट ने ये हैक किया था कि उन्होंने केमिकल होता है, ओवर द काउंटर अवेलेबल हो जाता है, वो उन्होंने जो है ना उनके स्किन पे वॉर्ड्स हो रहे थे, उन्होंने वो लगाया और सारी स्किन उनकी बर्न हुई हुई थी बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल आई वुड से कि इस तरह से फॉलो नहीं करना चाहिए ब्लाइंडली, और जो इस तरह के वीडियोस बनाते हैं उनको भी सोच समझ के बनानी चाहिए। आई वुड से कि कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, ये बताएं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्थेटिशियंस पे बिलीव नहीं करते, डर्मेटोलॉजिस्ट पे बिलीव नहीं करते, ओल्ड टेक्स्ट बुक होते हैं, वो कहते हैं जी हम तो हकीम से इलाज करेंगे या फिर हम होम्योपैथिक के पास जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हिकमत में जाएं तो उनकी रिसर्च कितनी है, कितनी नहीं है, रिसर्च पे बुक्स हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो आपको यहाँ पाकिस्तान में नहीं मिलती, इंडिया में तो अवेलेबल है। हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करते हैं, बट होम्योपैथिक की तो बहुत गहरी रिसर्च है, एंड जितनी मेडिसिन होती हैं वो जर्मनी से आती हैं, और जर्मनी से जब वहाँ बहुत इलाज होता है, इसका ट्रीट होता है, और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम हैं, बहुत रेयर केसेस में होते हैं। और मैं तो ये तक देखा है कि कैंसर भी उससे काफी हद तक ट्रीट हो जाता है। पहला मेरा सवाल ये है। दूसरा क्वेश्चन मेरा इससे रिलेटेड ही है कि जैसे एक्जिमा है, इसके अलावा और भी बहुत सारी स्किन की मेडिसिन्स हैं, जिस तरह से एड्स की वैक्सीन आ गई हैं, डायबिटीज़ की वैक्सीन आ गई हैं, कैंसर की वैक्सीन आ गई हैं, ऑल्दो दे आर नॉट कमर्शलाइज येट, बट इफेक्टिव हो गई, उनके रिजल्ट पॉजिटिव आ गए। तो जो स्किन की जो ऐसी हैं जो क्योर नहीं हो पाती, एक्जिमा और भी आप मुझे उनका डिजीज का बताइएगा, उनकी भी कोई वैक्सीन से उनको रोका जा सकता है, ऐसी अवेलेबल है या नहीं है? क्योंकि ये बहुत पेनफुल स्किन डिजीजेज हैं और इट्स वेरी कॉमन। आई मीन पाकिस्तान के अंदर हर तीसरे चौथे शख्स को एक्जिमा की या स्किन की इश्यूज आ जाता है, स्पेशली बड़ी एज में जाके। जी देखें, एक्जिमा की तो कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है, और एक्जिमा की कोई वैक्सीन नहीं है, और इसमें सिर्फ आप यही कर सकते हैं क्योंकि एक्जिमा है क्या, ये इसमें 3 फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं कि स्किन ड्राइनेस से ही बनती है। हाँ, ड्राइनेस क्यों हो रही है? वो जेनेटिक टेंडेंसी हो सकती है आपकी, आपका इम्यून सिस्टम का इशू हो सकता है, अच्छा। या आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, या थायराइड की वजह से भी हो जाता है, वो उसमें ही इन्हीं में इंक्लूड। डेफिनेटली ड्राई स्किन, थायराइड, अगर आप हाइपोथायराइड हैं तो स्किन तो ड्राई होगी। एक्जिमा में 3 फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक एंड इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इस चीज में कोई वैक्सीन ना आने का कोई चांस है और ना आई है, तो इसमें मेन यही है कि आप स्किन हाइड्रेशन पे फोकस करें। लेकिन वो तो फैलता जाता है। हाँ, तो इसको आपको रोकना। अब एक्जिमा की ट्रीटमेंट में फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है कि ट्रीट द कॉज। अब कॉज में अगर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है, कोई ऐसी इन्वायरमेंट में चीज़ है जिससे आपको ड्राइनेस हो रही है, अब जैसे कि इन्वायरमेंट में ड्राई एयर भी हो सकती है, और इसमें ये भी हो सकता है कि आपको लेटेक्स ग्लव्स से एलर्जी है, आप हाँ, और आप जो है सोप आपका सही नहीं है, डिटर्जेंट का एक्सपोजर है, कपड़े धोना, ज़्यादा पानी से एक्सपोजर है आपका, ऐसे तो, और डाई हो गई, हेयर डाई,
उनसे भी एक्जिमा होता है। और कुछ मेडिसिन भी हैं जो लोग ले रहे होते हैं जिसकी वजह से एक्जिमा हो रहा होता है। थायराइड है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से एक्जिमा हो रहा होता उसको है। तो डॉक्टर स्टेरॉइड भी लगा देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उसको रोकने के लिए वो तो रुक भी जाता है जी। और दूसरा कैंसरस भी हो जाता है ये। देखें वो क्यों होता है? वो इन्फेक्शन हो जाता है उसके अंदर, इन्फेक्शन तो खुद ही ऑलरेडी कैंसरस। इसमें ये है कि देखें, एक्जिमा डायरेक्टली कभी कैंसर कॉज नहीं करेगा। अच्छा। उसके अगर एक पेशेंट है आपके पास, वो सर से पैर तक उसको एक्जिमा है, मतलब वो बिल्कुल उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसी है कि वो सुसाइड करना चाह रहा है, तो फिर आपको रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखना है कि अगर मैं इसको मेडिसिन दूंगी तो इसको बेनिफिट है, उसकी लाइफ क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, उसका एक्जिमा ठीक हो जाएगा। फिर आप उसको मेडिसिन दे रहे हैं तो उन मेडिसिन का बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट है कि कैंसर हो सकता है। यानी अगर पैचिज में है तो उसको स्टेरॉइड नहीं देने चाहिए, या एज पे डिपेंड करता है, अगर यंग है तो नहीं देने चाहिए, अगर एज ज्यादा है नहीं तो? इसमें ये है कि अगर किसी को फ्यू एरियाज पे एक्जिमा हो रहा है और आपको पता है कि किस चीज से हो रहा है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है समवॉट, तो आप पहले तो उस कॉज को एलिमिनेट कर दें। ठीक है, आपने वो कॉज एलिमिनेट कर दिया तो पहला ट्रीटमेंट होता है आप स्किन हाइड्रेशन, अच्छा मॉइस्चराइजर हो और अच्छा ऑक्लूसिव हो और अच्छे सोप हो। ठीक है, तो पानी भी अच्छा, वाटर क्वालिटी भी वाटर, हाँ वाटर चले। एक्जिमा में वाटर का लिंक सॉल्टिश ना हो, यू नो। अच्छा वो वाला वाटर, अच्छा मुझे खारा पीने वाला कह रहे हैं। हाँ हाँ, खारा पानी डेफिनेटली नहीं हो। मैं समझी आप पीने वाले पानी की बात करें। हाँ, तो खारा पानी से हमारे टैंकर्स डालते हैं, पता नहीं क्या क्या कहाँ से। हाँ बिल्कुल ऐसे। अगर एक्जिमा के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में कॉजेस की बात करें तो ये तो थाउजेंड्स ऑफ कॉजेस हैं, अगर मैं बताने बैठूं। बट प्रिवेंट करना चाहिए जितना मैक्सिमम हो सके। बिल्कुल। और ड्राई स्किन खारे पानी से बेशक होती है, तो सर्जरी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं। अब इसमें देखें ये है कि अगर आपको आप थोड़ा बहुत एक्जिमा है तो वो तो आपकी मॉइस्चराइजेशन से ही सही हो जाएगा। अगर फिर भी सही नहीं हो रहा तो फिर आप टॉपिकल स्टेरॉइड लगाएंगे, और इवन स्टेरॉइड के भी सब्स्टिट्यूट अब आ गए हैं जो स्टेरॉइड वाले साइड इफेक्ट नहीं होते जिससे, तो वो भी आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं एज को देखते हुए। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर कोई ज़्यादा एक्सटेंसिव डिजीज है तो फिर आपको ऐसी खाने वाली मेडिसिन भी लेनी पड़ेंगी। बहुत सारी वाइटनिंग क्रीम्स हैं जो रंग गोरा करने वाली हैं, उसमें बहुत मशहूर ब्रांड्स भी हैं और लो प्राइस ब्रांड्स भी हैं, हम सब वाकिफ हैं उससे, और इंजेक्टेबल्स भी हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है? क्या क्रीम से वाकई में, वाइटनिंग क्रीम से वाकई में लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आता है कि गोरा रंग कर देती है, या इंजेक्टेबल ज्यादा इफेक्टिव होते हैं? और अगर इंजेक्टेबल ज्यादा इफेक्टिव होते हैं तो उसकी क्या डोज देनी चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाए तो वो हम अभी थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, मार्केट में जो क्रीम्स अवेलेबल हैं जो कि मतलब वाइटनिंग के लिए यूज हो रही हैं, तो जो चीप प्राइस में अवेलेबल हैं उनमें स्टेरॉइड और मर्करी होता है। वो बेशक आपको बहुत वाइट कर देंगी, पर वो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करवाती हैं। साइड इफेक्ट्स के लिए मैं बताऊं तो मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। मतलब लो प्राइस भी हैं और हाई प्राइस भी हैं, दोनों अब मैं बता रही हूं अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल। अब देखें, लो प्राइस में भी बेहतर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें स्टेरॉइड और मर्करी नहीं है, जो कि आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। पर जो आपको कुछ चीप प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं जो कि वाकई बहुत ज़्यादा गोरा कर रहे होते हैं, आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है। अगर कोई ऐसी क्रीम जो आपको क्लेम करती है कि कुछ दिनों में गोरा कर देगी, तो ये एक अलार्मिंग साइन है, और आप रिजल्ट भी देख रहे हैं तो इनमें स्टेरॉइड और मर्करी होता है, तो डेफिनेटली उससे रिजल्ट तो आएगा, पर लॉन्ग रन में क्या होगा? तो हमें ऐसी क्रीम्स तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और जो अच्छी क्वालिटी की क्रीम्स हैं वो कभी भी आपको ऐसा नहीं करेंगी कि बहुत ज़्यादा गोरा कर दें। उनका प्राइमरी फोकस होता है स्किन क्वालिटी पे, और स्किन को हाँ ग्लो देना और थोड़ा बहुत ब्राइट कर देना। तो ये क्रीम्स आपको यूज़ करनी चाहिए, ना कि ये कि जो आपका स्किन टोन बिल्कुल चेंज कर दें, तो वो तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा आपने बात की ग्लूटाथायोन इंजेक्टेबल वाइटनिंग इंजेक्शंस की, तो इसमें ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। इसमें ओरल भी अवेलेबल है फॉर्म और इंजेक्टेबल भी अवेलेबल है। इफेक्टिव कौन सा ज्यादा है? डेफिनेटली लोग तो इंजेक्शंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। डेफिनेटली इंजेक्टेबल ज्यादा बेहतर है। तो उसकी क्या डोज होती है? हर एक की स्किन के हिसाब से डोज होती है? कितने दिन का ट्रीटमेंट है? ये अब एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे जो लोग हैं वो इससे फायदा उठा सकते हैं। देखिए, अब आप ओरल ग्लूटाथायोन की अगर बात करें पहले, तो ये इसके साइड इफेक्ट कोई खास नहीं है। आप अगर LFT पेशेंट की मॉनिटर कर रहे हैं और पहले प्री ट्रीटमेंट और मतलब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो वो काफ़ी सेफ है, वो आप दे सकते हैं। इट इज़ नॉट FDA अप्रूव्ड,
ये मैं मेंशन करूंगी, बट हाँ फिर भी ये सेफ है, आप यूज कर सकते हैं। डोज जैसे कि 500 to 1000 mg पर डे आप ले सकते हैं सेफली, जो आपके साइड इफेक्ट लाइकली कोई साइड इफेक्ट कॉज नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा इंजेक्टेबल्स हैं, डेफिनेटली वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती हैं, पर इंजेक्टेबल्स का साइड इफेक्ट का रिस्क ज़्यादा है। क्या हो सकता है, जैसे वो किडनी फंक्शन को अफेक्ट कर सकती हैं, लिवर फंक्शन को। अच्छा, अब इसमें भी एक चीज़ ये है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये चांसेस बड़े मिनिमल हो जाते हैं। अगर आप LFT और UC मॉनिटर करते हुए पेशेंट को दे रहे हैं, यानी किडनी फंक्शन और लिवर फंक्शन को देखते हुए दे रहे हैं, तो फिर ये साइड इफेक्ट मिनिमल हो जाते हैं। बाकी हाँ एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जो कि एक बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट है। बाकी हर किसी को ग्लूटाथाइन सूट नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनको रिजल्ट नहीं भी आता, और ये नहीं होता कि आप बहुत ही ज़्यादा गोरे हो जाएंगे, एक हद तक 1 to 2 स्किन टोन इंक्रीज हो सकती है, ये होता है, और बेहतर हो जाएगा, अपीयरेंस बेहतर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, और जो ज़्यादा आ जाएगा, ये ग्लोइंग इज समथिंग डिफरेंट। डेफिनेटली ये अच्छी बात आपने कही कि हाँ वो एंटी ऑक्सीडेंट है, तो डेफिनेटली वो ग्लो अचीव आपको होता है ग्लूटाथाइन से। ठीक है, पर हाँ जो डार्कर स्किन टाइप है उसका मेलानिन इतना ज़्यादा मतलब डार्क होता है कि वो इतना ज़्यादा ग्लूटाथाइन पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डेफिनेटली आपको पेशेंट से डिस्कस करने होते हैं, और आपको बताना होता है कि जब आपको डोज दिया जाएगा तभी आपको पता लगेगा। बाकी जहाँ तक आपने बात की कि कितना दे सकते हैं, तो आप LFT और यूरिया क्रेटिनिन मॉनिटर करते हुए तकरीबन आप 6 डोजेस तो दे सकते हैं, और इवन अगर आप कम डोज पे दे रहे हैं तो आप 10 तक भी जा सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने साइड इफेक्ट्स बताए, मेरे हिसाब से जो मैंने नोट किए और थोड़ी सी रिसर्च की थी, तो 4 किस्म के इसके साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ, वैसे तो और भी हैं, तो वो मैं और उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट है, मैं थोड़ा वो आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप 1 to 1 उनको आप एक्सप्लेन कर दें कि उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। कॉमन साइड इफेक्ट्स है एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, लूज स्टूल एंड फटीग। बिल्कुल, ये तो कॉमन है, और मैंने थोड़ा मेजर को मेंशन कर दिया था। हाँ। अच्छा, उसके बाद स्किन रिएक्शंस हैं, उसमें रेडनेस, स्वेलिंग, रैशेस एंड स्किन इरिटेशन एट द इंजेक्शन साइट। उसके अदर साइड इफेक्ट्स हैं जो कि थोड़ा और ज्यादा खतरनाक हैं, मूड स्विंग्स, एपिटाइट चेंजेस, मसल डिस्कम्फर्ट, स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। उसके बाद सीरियस रिस्क है, हाई डोजेस में लीड टू रीनल फेलियर्स और ब्लड पॉइजनिंग। तो ये जो मैंने आपको 4-5 चीजें बताई हैं, उसके लिए ये अप्लाई करते वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि जो पेशेंट को पता होना चाहिए, ताकि अगर वो किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां प्रॉपर प्रोफेशनल डर्मा नहीं है उनके पास या एस्थेटिशियन नहीं है अवेलेबल, तो वो इन चीजों को ख्याल रखें। देखिए, इसमें ये है कि अगर किसी को ब्लॉटिंग हो रही है, उसने ये एक बात मैं मेंशन करूंगी कि जब आप ग्लूटाथाइन लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको एब्डोमेन पे क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। वो तो लेने के बाद ही पता चलेगा। जैसे हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हम वो खाएंगे, फिर पता चलेगा कि हमारे, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट, उसके चांसेस तो हैं कि वो ये कॉज कर सकती है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा साइड इफेक्ट आ रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है, तो आप उसके लिए ऑल्टरनेटिवली दूसरी मेडिसिन ले सकते हैं जो कि उस डिस्कम्फर्ट को। हाई डोज किसी सूरत नहीं लेनी है उसकी, हाई डोज तो नहीं लेनी ना, नहीं ये बिल्कुल हाई डोज का क्या मतलब है? मतलब 1000 mg से आप ज्यादा ऊपर नहीं जाए। हाँ, ये आपने क्लैरिफाई कर दिया तो बहुत अच्छा होगा ऑडियंस के लिए या पेशेंट्स के लिए जो ये करना चाहे। पेशेंट्स तो नहीं कहूंगा मैं, ये करने के लिए जा रहे हैं, ये तो शौक है अपना। बिल्कुल ऐसे। हम अब थोड़ा सा आपसे रैपिड फायर के क्वेश्चंस पूछते हैं, आपने यस और नो में बताना है उसको। प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर की सबसे मेन वजह जेनेटिक है? बिल्कुल है। हल्दी लगाने से रंग गोरा होता है? नहीं। टूथपेस्ट लगाकर छोड़ने से पिंपल ठीक हो जाता है? नहीं। सनस्क्रीन पिगमेंटेशन रिड्यूस करने में मदद करती है? डेफिनेटली करती है। डेफिनेटली यस। क्या देसी टोटके हमेशा सेफ होते हैं? नहीं। कैसे, आप वो बताएं। अच्छा, उसमें मैं एक्सप्लेन, जैसे कि अभी हमने इस टॉपिक पे बात जिक्र किया था कि देसी टोटके जो है, अगर जैसे मैंने एग्जांपल्स भी दी आपको कि उसने बाल बांध लिया तो इन्फेक्शन हो गया, या लेमन अप्लाई करें। अब लेमन अगर आप स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो और पिगमेंटेशन कॉज करेगा, तो ये भी चीज़ आपको अवॉइड करनी है डेफिनेटली। और अगर आप मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं तो मुल्तानी मिट्टी इतना एक्सेसिव ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है कि आपकी स्किन बिल्कुल
डिहाइड्रेट हो जाती है। तो आपको ये चीज़ें ज़ाहिर है देखनी है कि देसी टोटके जो है आप खुद से कर रहे हैं और इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई आप एक चीज़ लगा रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिए भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नुकसान ही है इसमें। तो ओवरऑल आपकी बातों से गार्लिक है जी, गार्लिक वो तो सारे बहुत ज़्यादा, जी बिल्कुल। ओवरऑल आपकी बातों से हमें तो वो अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि क्या करना चाहिए, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, बट ओवरऑल इसको एक कंपाइल करें, कंक्लूड करें और ये बताना चाहिए कि है एक हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर और हेल्दी बॉडी स्किन के लिए हमें ओवरऑल क्या चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको हेल्दी स्किन अचीव करनी है तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आपको एक्सरसाइज भी करनी है, वॉक भी करनी है, आपकी डाइट भी हेल्दी होनी चाहिए, इसके साथ आप जो पानी यूज़ कर रहे हैं नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए, वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपका स्लीप स्केड्यूल अच्छा होना चाहिए, आप 6 to 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लें, स्ट्रेस ना हो और लेट नाइट स्लीपिंग ना हो और डाइट अच्छी हो, जो कि मैंने मेंशन किया। स्क्रीन यूज कम हो, उससे स्ट्रेस बढ़ता है तो इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है और डेफिनेटली स्लीप भी आपकी कम होती है, पिगमेंटेशन भी बढ़ती है। मतलब ओवरऑल आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, लाइफस्टाइल अच्छा उससे आप हेल्दी रहेंगे और आपकी स्किन, बाकी हेल्थ भी आपके बेहतर रहेगी, बिल्कुल अच्छी रहेगी। जी बिल्कुल। उसके साथ फिर आप स्किन केयर तो डेफिनेटली साथ में इनकॉर्पोरेट करें, राइट टाइम पे राइट स्किन केयर का सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अलॉन्ग साइड वो हो तो आपकी स्किन डेफिनेटली हेल्दी रहेगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत पॉइंट्स क्लियर हुए, हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन है हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए। और जो स्किन के इश्यूज हैं, डॉक्टर साहबा ने बहुत अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है, उनकी डिजीज का जिक्र किया है, उनकी इम्प्लीकेशंस का डिस्कस किया है, उसकी क्योर का डिस्कस किया है और बहुत बैलेंस तरीके से डॉक्टर साहबा ने एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका आने का और हमारे साथ पॉडकास्ट करने का।